नमस्कार सभी मित्रगणों को। साथियों, रचनाकार द्वारा रचना पाठ कड़ी में आज हम लोग एक बेहद खास कहानी सुनेंगे। लेखक पत्रकार सुरनाथ सिंह जी की एक बेहद चर्चित कहानी ठठेरे की मशीन। जिस तरह से मशीनीकरण और कॉरपोरेट जगत के तनावों को यह कहानी उठाती है, वह बेहद खास है। कॉरपोरेट कल्चर के बनने, उसके बेपनाह आकर्षण वितान को जानने समझने, उसके प्रभाव में लोगों के आने और क्रमशः उससे होने वाले मोहभंग की स्थितियों को यह कहानी अपने तई जिस देशी मुहावरे में और जिस लोक स्वर में उठाती है, उससे इस कहानी का महत्व कुछ अधिक बढ़ जाता है। इस कहानी की जो चर्चा रही, विभिन्न संकलनों में यह कहानी शामिल हो सकी, एकाधिक पत्रिकाओं में यह कहानी प्रकाशित होती रही, उसके पीछे संभवतः यही कारण हो। जब हम कॉरपोरेट कल्चर से मोहभंग की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका जैसे उसके पुरजोर वकालत करने वाले देश में जब बड़े पैमाने पर छंटनी हुई और उसके प्रभाव अन्य देशों में भी पड़े, यूरोप के अन्य देशों में, हमारे देश में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। ऐसे में कहानीकार उन सभी समस्याओं को जान रहा होता है, परख रहा होता है। सुरनाथ सिंह जी खास तौर से बतौर पत्रकार भी उन घटनाओं पर एक पारखी नजर रखते आए हैं, मगर जब उन्हें ऐसी समस्याओं को किसी कहानी का विषय बनाना हो, तो वह एक अलग बात हो जाती है। उसमें जिस तरह से शिल्प को लेकर, भाषा को लेकर और प्रहसन के बीच, ह्यूमर के बीच करुणा को उत्पन्न करने की कवायद को लेकर लेखकीय सजगता है, मुझे लगता है कि यह कहानी जब आप सुनेंगे तो इस बात से सहमत होंगे। सत्ताशाली और प्रभुत्वशाली ग्लोबल कॉरपोरेट कल्चर को गांव के परिवेश में उतारकर वहां से देखने की कोशिश इस कहानी में है। यह एक वैश्विक समस्या रही है और उस समस्या को स्थानिकता के रंग में कहानीकार किस तरह से प्रस्तुत करता है, इसे हम देखेंगे। मित्रों, यह कहानी ठठेरे की मशीन उनके पहले कहानी संग्रह में प्रकाशित है, बेनूर रंग में, जो वर्ष 2010 में प्रकाशित हुआ। मगर यह कहानी वर्ष 2001 के आसपास लिखी गई और अस्कनी पत्रिका में वर्ष 2002 में प्रकाशित हुई। कई कहानी संग्रहों, उपन्यासों के रचयिता सुरनाथ सिंह जी को सुनना हरदम अच्छा होता है, सुखद होता है, और एक रचनात्मक जो उनका अपना कौशल है, उससे गुजरना भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है। वे बाल साहित्य भी रचते रहे हैं और अनुवाद में भी सक्रिय हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित सुरनाथ सिंह जी के इस लेखन कार्य और पत्रकारीय कार्य से हम सभी परिचित हैं।
तो आइए आज की इस कड़ी में हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे यह बेहद खास कहानी सुनते हैं, ठठेरे की मशीन। मैं उन्हें स्क्रीन पर ला रहा हूं। जी, सुरनाथ सेन जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। आपका स्नेह बार बार मुझे मुग्ध करता है। आप मुझे जोड़ते हैं और लोगों के समक्ष उपस्थित करते हैं। मैं लोगों से अपनी कुछ बातें कह पाता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आपका ये मंच जिस तरह से लोकप्रिय हुआ है, कोरोना काल में आपने शुरू किया और निरंतर, मैं बार बार कई लोगों से ये कहता हूँ कि रोज, बल्कि कई दिन, कई बार तो होता है कि एक दिन में 3-3 4-4 कार्यक्रम आप कर लेते हैं। और जो कड़ियां आपने श्रृंखलाएं शुरू की है रचनाकारों पर, वो अद्भुत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ दरअसल है तो पुरानी, और कम से कम 3 जगह जेएनयू के कार्यक्रम में, भोपाल में और खंडवा के, मुझे याद आ रहा था कि खंडवा के में जो प्रताप राव कदम एक प्रेमचंद पर साल में गोष्ठी करते हैं प्रेमचंद जयंती पर, तो वहाँ भी ये कहानी सुनाई गई थी। कई संकलनों में है और ये मेरे शुरुआती कहानियों में से है। लेकिन अब कई लोगों ने पढ़ी होगी, हो सकता है सुनी भी हो। लेकिन ये कहानी इस समय सुनाने के लिए चुनने का, कहानियां मैं और भी सुन सकता था कोई, चुनने का एक मकसद ये था कि जिस तरह का वातावरण है इस समय और चारों ओर चल रहा है चीजें, तो उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन की भी बात है, मशीनों की प्रति भी बात है। और दरअसल बेरोजगारी को लेके जो हाहाकार मचा हुआ है, ये कहानी थोड़ा सा आपको पीछे ले जाती है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जब हुआ, तो वैश्वीकरण के बाद की स्थितियों पर है। वैश्वीकरण 90 के दौर में हमारे यहाँ जब शुरू हुआ था, 90 के बाद, और 99, 98, 99 के आसपास अमेरिका से जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बहुत सारे निकाल दिए गए थे। करीब 3,500-4 हजार युवा बेरोजगार हो गए। तब एक तरह से हमारे देश में हाहाकार हो गया कि बेरोजगारी बढ़ेगी कैसे, क्या होगा। तो ये कहानी बहुत उन सारे मुद्दों को लेके चलती है। और मुझे लगा कि इस दौर में फिर से एक बार इसको सुनाया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, तो कुछ चीजें शायद अपना ये प्रसंग खोल पाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो इस कहानी को दोबारा सुनेंगे। आप सब जो जुड़े हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं कहानी शुरू करता हूँ, ठठेरे की मशीन। कोई मैसेज है कि आवाज कम आ रही है। मैंने आवाज तो पूरी बता रखी है। जी, हाँ, कोशिश करें आवाज थोड़ा हाँ, ऊंचा करके बोले। असल में मेरी आवाज धीमी है। मैं थोड़ा तेज तेज बोलूंगा। जी 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 हाँ, तो कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है ठठेरे की मशीन। जी, स्वागत। ये थोड़ा सा गवई अंदाज में जो गांव के लोग कहानियां जिस तरह सुनाते हैं, वो शैली ली गई है और उस शैली में लिखी हुई है। लो सुनो, आज एक नई कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक मशीन की। चलो सुनाओ। पुरानी बात है, एक ठठेरा था। ठठेरा क्या था, बहुधंधी था। कभी टिक के एक काम किया ही नहीं उसने। जितनी बार उसने धंधा बदला, उतनी बार उसका नाम बदला। शुरू शुरू में गांव गांव घूम के हींग बेचा करता था। उधारी, हींग लो उधारी, जेठ बैसाख की करारी। ई का बात हुई भला। अरे भाई, पहले हींग ऐसे भी बिका करती थी। उधारी हींग बेचने वाले कुआर कार्तिक में कंधे पर झोला टांगे गांव में आते और उधारी हींग दे जाते। फिर जेठ बैसाख में आके पैसा वसूल ले जाते। उधारी काहे दे जाते? अरे बुड़बक, ये बेचने का तरीका होता है। देखते नहीं, आजकल बाजार में जाओ तो उधारी देने के लिए हर बनिया तैयार खड़ा रहता है। किस्त वाली स्कीम जो चल गई है, वैसे ही हींग वाला भी करता था।
आदमी का क्या है, उधार मिल जाए तो पूरा बाजार उठा लाए, कौन सा तुरंत पैसा देना है। तो उधारी हींग बेचने का फायदा ये होता कि वह तो थोड़ा कीमत बढ़ा के बेचता, लेकिन लोगों को उधारी मिलता तो ज्यादा मोल भाव भी नहीं करते, जरूरत से ज्यादा खरीद लेते, पाव पाव भर हींग। फिर जेठ बैसाख में जब अनाज काट मार के घर में ले आते तो वह आ जाता पैसा वसूलने। वह भी जानता था ना कि देर करेगा तो लोग सब खा चबा जाएंगे और मांगने जाओ तो ठेंगा दिखा देंगे। हाँ हाँ, आप समझ गए। फिर आगे क्या हुआ? तुम्हारे सबके साथ ही ये तो दिक्कत है, पहले टोकोगे फिर बताओ तो लगोगे आए बाएं करने। यही लिए हमको टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं। ससुर कहानी पूरी रायता बन के रह जाती है। अब भूल गया ना कि क्या कह रहा था। कह रहे थे कि ठठेरा पहले हींग बेचता था। हाँ, तो जब वह हींग बेचता था तो उसका नाम था हींग वाला। लेकिन हींग बेचने में उसको बहुत फायदा नहीं नजर आया। साल में एक दो महीना बेचता फिर घर बैठ जाता, फिर एक आध महीना वसूली करता फिर खाली। ऐसे साल भर की रोजी रोटी चलनी मुश्किल थी, तो छोड़ दिया उसने ये धंधा। फिर मवेशी बेचने का धंधा शुरू किया। गांव गांव घूम के उधारी मवेशी खरीदता और ले जाके सोनपुर मेला में, बक्सर मेला में, ददरी मेला में, जहां भी मवेशी मेला लगता बेचाता। लौट के सबका पैसा चुकता कर देता। इससे नकदी और तुरंत फायदा मिल जाता। घर की खर्चा भर की ठीक ठीक कमाई कर लेता। दूर दूर के गांव में उसकी जान पहचान बढ़ी, तो इस धंधे में उसका नाम पड़ा दलाल, मवेशी दलाल। लेकिन ये धंधा भी तो रोज का था नहीं, कभी कभार का था। फिर दूसरी बात ये कि इसमें मुनाफा की भी कोनो गारंटी नहीं थी। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो कुछ साल बाद उसने ये धंधा भी छोड़ दिया। फिर स्टील के बर्तन का धंधा शुरू किया। नया नया स्टील का बर्तन चला था, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के ये धंधा ले आया था। घूमता तो रहता ही था शहर बाजार, लग गया होगा कहीं से पता। तो जब वह स्टील लेके गांव में आया तो करने लगा उसका बखान। तो गांव वाले बड़े खुश। पहले तो लोग माटी के बर्तन में खाते बनाते थे, फिर बाद में कांसा और फूल का बर्तन शुरू हुआ। लेकिन वह एक तो भारी बहुत होता था और महंगा भी था, वजन के हिसाब से बिकता था। तो वह बर्तन तो खरीदना गरीब गुरबा आदमी के बस की बात थी। जिनके पास पैसा था वही खरीद पाते थे। तो जब स्टील का बर्तन आया तो देखने में बहुत सुंदर, एकदम चमाचम, धोने मांजने धरने उठाने में बहुत हल्का, सालों साल चलने की गारंटी, न टूटने का डर न पिचकने का खतरा। दाम भी ज्यादा नहीं, जितने पैसे की फूल की एक थाली आती उतने में स्टील की पांच। तो भैया, जो अब तक माटी और अल्मुनिया में खाते बनाते थे अब स्टील खरीदने लगे। जिनके पास फूल के बर्तन थे वो भी उन्हें बदल के स्टील में खरीदने लगे। जिनके पास पैसा कम था उनके लिए हींग वाली स्कीम लगा दी। बस बिकने लगा दबादब उसका बर्तन। इस तरह से इस धंधे में उसका नाम पड़ा ठठेरा। ठठेरा पहला आदमी था इस जवार में स्टील का बर्तन ले आने वाला। अब भैया ठठेरा इतना मशहूर हुआ कि लोग उसके बर्तन खरीदने के लिए भीड़ लगाए रहते। लेकिन ठठेरा एक और भीड़ जवार भर की, सबके पास तक पहुंचना मुश्किल। तो ठठेरे ने एक उपाय निकाला। पहले तो वह बर्तन में बोरे में बर्तन रख के पीठ पर लाद के गांव गांव घूमता था। अब उसने एक घोड़ी खरीद ली। अब घोड़ी की पीठ पर ढेर सारा बर्तन लाद के घूमने लगा। उसका एक 5-6 साल का बेटा था, उसे भी साथ ले जाने लगा मदद के लिए। फिर जब इससे भी काम नहीं बना तो उसने अलग अलग गांव के लिए अलग अलग दिन धर दिया। एक दिन एक गांव में तो दूसरे दिन दूसरे गांव में बैठने लगा। जिसको बर्तन खरीदना होता वह उसके पास जाके बर्तन खरीदता। अब घूम घूम के बेचने से छुट्टी। दुकानदारों में तो यही दुकानदारी में तो ये होता है कि एक बार नाम चल गया तो बस मजे ही मजे। तो भैया इस तरह से ठठेरे ने खूब पैसा कमाया और शोहरत कमाई बर्तन बेच के। उसकी कमाई देख के बहुत सारे लोग ठठेरा बन गए। लोग बर्तन बेचने तरह तरह की स्कीम निकालने लगे।
हमारे देश में तो ये है ना कि एक आदमी कोनो काम करके कामयाब हुआ नहीं कि मधुमक्खी की छत्ता की तरह लपट जाते हैं सारे उसी पर। फिर क्या हुआ? हाँ, तो हुआ ये कि सब देख के ठठेरे का मन इस धंधे से भी ऊब गया, लगा सोचने दूसरे धंधे के बारे में। तो ऐसे में पता नहीं कहां से ठठेरे के हाथ लग गई एक मशीन। बस उठा लाया, बैठा दिया घर में। वह मशीन भी ससुरी गजब की थी, जो काम को खट से कर देती। 100 आदमी का काम अकेले। अगर कुछ समझ में ना आए तो बता भी देती, कुछ गलती करो तो टोक भी देती। अब कुछ ज्यादा ही हाँक रहे हो। ऐसी कौन सी मशीन थी ससुरी भला? मशीन थी कि उसमें आदमी का दिमाग लगा था? अरे ये कोनो नई बात है क्या? राम जी के पुष्पक विमान के बारे में नहीं सुने हो का? जहां बोलो पहुंचा देता। ये मशीन तो उसके आगे कुछ नहीं थी। अरे भैया, वह तो भगवान थे, जो चाहते हो जाता। ससुर घास की तिनका को भी इशारा करते तो उड़ जाता। वह तो पुष्पक विमान था। तुम हो कुआं का मेढक, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं और ज्ञान बढ़ाने बैठोगे तो ब्रह्मा के नाती। अब सोचो, पहले लोग दोन ढेकू से खेत सींचते थे। पूरा घर मिलके दिन भर चलाए तो ससुर लट्ठा भर खेत सिंचाता था। अब देखो, सब जगह ट्यूबवेल आ गया है। घंटा भर में बीघा का बीघा खेत पटा देता है। महीना भर का काम एक के दिन में खत्म। शहर में जाके देखो, सुना है अब ऐसी कंप्यूटर मशीन आ गई है जो आदमी की दिमाग से भी तेज काम करती है। जो कहो करती है। दुनिया का कोनो ऐसा काम नहीं जो वह कर न दे। आदमी को समझाती सिखाती भी है। गलती करो तो थप्पड़ भी लगाती है। कोतवाल सिपाही की कोनो जरूरत नहीं, बदमाशन के पकड़ के खट पटक देती है। तो ठठेरे की मशीन कोनो अजूबा थोड़े न थी। वह थी, वह भी ऐसी ही रही होगी। लेकिन तुमरे जैसे बुड़बक लोगन की दुनिया में कमी थोड़े है। गुजरा गांव में ऊंट आया तो लोग बोले बलबल है। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तुमरे जैसे लोग लगे मशीन देखने के लिए भीड़ लगाने। लेकिन ठठेरा देखने दे तब न देखें। मशीन तो एक एक घर में बंद थी, किसी को देखने की इजाजत नहीं। तो इस तरह से ठठेरे की मशीन लोगों के लिए अजूबा बन गई। ठठेरा घर में चुपचाप मशीन पर काम करता रहता। पहले तो उसने मशीन से बर्तन बनाना शुरू किया। बर्तन बनाता और जवाब भर के ठठेरों को भेज देता। इस तरह से कुछ दिन एक तो उसका काम इस तरह से कुछ दिन तक तो उसका काम खूब अच्छा चला। मगर थोड़े दिन बाद उसने देखा कि इस धंधे में मुनाफा कम होने लगा है। तो उसने प्लास्टिक का सामान बनाना शुरू कर दिया, जूता चप्पल से लेके बाल्टी परात तक। तो ये धंधा भी खूब चला और ऐसा चला कि स्टील वाला उसके सामने फेल। खूब पैसा पीटा ठठेरे ने। तो कहते हैं ना कि एक बार पैसे की भूख समा जाए तो आदमी का पेट भूसोल बन जाता है। वही हाल ठठेरे का भी हो गया। मशीन पर बर्तन और प्लास्टिक का काम तो चल ही रहा था, साथ साथ उसने दूसरे धंधे भी शुरू कर दिए। मशीन तो मशीन, जहां लगा दो वहीं काम शुरू। उसने सिले सिलाई कपड़े का धंधा शुरू किया। वह ससुरी मशीन थान का थान कपड़ा घंटा भर में काट पीट सी के तैयार कर देती। अब किसी को कपड़ा खरीद के सिलवाने की कोई झंझटे नहीं। सस्ते में सिला सिलाया और बढ़िया डिजाइन का कपड़ा मिलने लगा। फिर क्या, जवार जवार भर के दर्जी बेकार। दिन भर बैठे माछी मारने लगे और ठठेरे की मशीन का कपड़ा धड़ल्ले से बिकने लगा। जो मार्किन पहनते थे अब तिरलीन पहनने लगे। जिसे देखो वही हीरो। इस तरह से ठठेरे ने बहुत सारे धंधे एक साथ फैला लिए। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि ठठेरे ने तो इतने सारे धंधे फैला लिए, लेकिन वो अकेले तो सारे काम कर नहीं सकता था। हालांकि सारा काम मशीन करती थी, लेकिन मशीन के पास खड़ा होने वाला भी तो कोई चाहिए। क्या पता मशीन को कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। और फिर अकेला ठठेरा सारे काम के लिए तो खड़ा नहीं रह सकता। और वो भी कितनी देर खड़ा रहता? मशीन तो मशीन है भाई, चल पड़ी तो चल पड़ी, वो रुकेगी थोड़े। मशीन और जिन्न में कोई फर्क थोड़े ना होता है। उसे तो काम चाहिए, काम नहीं मिलेगा तो बवाल करेगी।
और दूसरी बात ये कि ठठेरे को मशीन चलाने के अलावा भी तो बहुत सारे काम होते हैं। हिसाब किताब करना होता, माल कब कहाँ कितना गया कितना रह गया उसका भी बंदोबस्त देखना होता। और तीसरी बात ये कि भाई आदमी पैसा कमाता किस लिए है? ऐसो आराम के लिए ही ना। फिर इतना पैसा कमाने के बाद भी आराम न मिले, पहले जैसा ही हाय हाय पटपट लगी रहे तो फिर क्या फायदा? तो यही सब सोच के ठठेरे ने विचार किया कि कुछ लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए। तो रख लिया कुछ लोगों को। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि उसके अलावा किसी और को मशीन चलाने आती नहीं। तो शुरू शुरू में लोगों को काम पर रखने के पहले वो खुद ट्रेनिंग देता। जिसको नट बोल्ट ढीला करने कसने के लिए रखता उसे उसके बारे में बताता, जिसको लट्ठा लपेटने का काम पर रखता उसे उसके बारे में बताता, कोई मशीन का तेल चेक करता तो कोई पानी। इस तरह से हर काम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग और हर काम के लिए अलग अलग आदमी। पूरी मशीन की जानकारी किसी को नहीं, हर आदमी अपने अपने काम का मास्टर। तो भैया इस तरह से आदमी रखने से काम तो अच्छी तरह और ज्यादा होने ही लगा। ठठेरे को भी थोड़ी फुर्सत मिली, थोड़ा आराम मिला। तो कहते हैं ना कि आदमी को पैसा और आराम मिले तो उसका दिमाग भी तेज चलने लगता है। तो ठठेरे का भी दिमाग फुर्सत में तेज चलने लगा। उसने कारोबार और बढ़ाने की सोची। तो बस उसके सोचने भर की देर थी, बढ़ गया कारोबार। मशीन तो थी ही, जिस काम में लगाओ काम शुरू। लेकिन समस्या ये कि कारोबार बढ़ा तो मशीन भी बढ़ी, मशीन बढ़ी तो जगह जमीन की जरूरत भी बढ़ी, आदमी भी बढ़े, आदमी बढ़े तो उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी बढ़ी। तो ठठेरे के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, गांव भर की जमीन खरीद ली। लोगों को झुआ भर पैसा मिला तो वो भी खुश। ससुरी जमीन पर तो रात दिन खटो तो भी खाने भर को अन्न नहीं उपजता। बकरी रात भर डेरानी बच्चा एक को न दियानी वाली बात थी। यहाँ तो दो दो फायदा, जमीन का पैसा जो मिला तो मिला, ठठेरे की मशीन पर काम करने की नौकरी भी पक्की। तो भैया गांव में जलसे का माहौल, पैसा मिला तो गांव के सारे सारे दुख दूर। खपरा का मकान तोड़ के पक्की बिल्डिंग पिटा गई, गांव शहर लगने लगा। उधर ठठेरे का कारोबार पूरे गांव की जमीन पर फैल गया। खेत खलिहान सब खत्म, चारों ओर मशीन ही मशीन, गोदाम ही गोदाम, आनंद ही आनंद। तो इतने बड़े कारोबार के लिए जो आदमी रखे जाने थे उनको ट्रेनिंग भी तो दी जानी थी। और ट्रेनिंग देने वाला अकेला ठठेरा। तो भाई ठठेरा लोगों को ट्रेनिंग दे कि कारोबार देखे? तो ठठेरे ने एक उपाय सोचा। उसने कुछ पुराने कर्मचारियों को ट्रेनिंग मास्टर की ट्रेनिंग दी और बाकी सबके लिए खोल दिया एक तो ट्रेनिंग स्कूल। जो भी ठठेरे की मशीन के लिए भर्ती होता उसको पहले ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती। हर काम के लिए अलग अलग भर्ती, हर भर्ती की अलग ट्रेनिंग। तो इस तरह से कारोबार बढ़ता रहा, भर्ती चलती रही, स्कूल चलता रहा, ट्रेनिंग चलती रही, लोगों को काम मिलता रहा, मौज मनती रही। खुरपा कुदार छोड़ के सब रिंच पाना चलाने लगे। कोई मिस्त्री तो कोई हेड मिस्त्री, कोई मेट तो कोई सुपरवाइजर, कोई बाबू तो कोई बड़ा बाबू। पूरे गांव में ओहदे बट गए। जितना बड़ा ओहदा उतना ही बड़ा आदमी, जितना बड़ा रुतबा उतनी ही बड़ी इज्जत। फिर इस फिल्म में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वही सुनो। इस फिर के बारे में फिर कभी। अच्छा चलो, आगे क्या हुआ? हुआ ये कि ट्रेनी स्कूल तो खुल गया, तो खुल गया तो खुल गया, बंद तो होगा नहीं। लेकिन भाई ट्रेनी तो उसी को देंगे ना जो भर्ती होगा। और फिर भर्ती की भी कोई हद होती है। ऐसा थोड़े जो मुंह उठाए चला आया उसे दे दी भर्ती। और जो एक बार भर्ती हो गया तो वो रिटायर होके ही ना बाहर निकलेगा। तो नया आदमी तो तभी भर्ती होगा ना जब कोई नई जगह खाली होगी और कोई नया काम शुरू होगा।
तो नई जगह रोज थोड़े 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 ना बनती है, न रोज कोई नया काम शुरू होता है। लेकिन मशीन का ऐसा जादू, पैसे की ऐसी चमक कि जिसको देखो वही भर्ती के लिए लाइन लगाए खड़ा हुआ था। दूसरे गांव जिला जवार के लोग भागे चले आ रहे हैं, सबको मशीन चलानी है। ठठेरे के आगे हाथ पसारे खड़े हैं, हमें रख लो हमें रख लो। लेकिन ठठेरा सबको काम दे तो कहां से दे। तो उसने देखा कि अगर इस तरह से भर्ती नहीं होगी तो टरेनी स्कूल तो खाली हो जाएगा। तो उसने स्कीम सोची। उसने लोगों से कहा कि भाई टरेनी स्कूल में पहले एडमिशन ले लीजिए, टरेनी की डिग्री ले लीजिए, फिर जो लोग टरेनी लिए रहेंगे, जब नई भर्ती आएगी तो हम उन्हीं को रखेंगे। बस हो गया काम। जो भर्ती के लिए लाइन लगाए खड़े थे वे सब घुस गए टरेनी स्कूल में। खेत खलिहान बेच के टरेनी की फीस भरने लगे। टरेनी चलने लगी। कोई नट बोल्ट खोलना कसना सीख रहा था, कोई बत्ती बनाना, कोई लट्ठा लपेटना सीख रहा था, तो कोई सांचा बनाना। जो काम सीखने को मिल जाए वही सीखे जा रहे हैं। लोग काम सीखते और बाहर से मशीन की खटर पटर सुन के खुश होते रहते कि एक न एक दिन वो भी मशीन को चलाएंगे, मशीन को पास से काम करता देख पाएंगे। जिनको मशीन पर काम करने को मिल जाता वो बाहर आके मशीन की ऐसी तारीफ करते कि पूछो नहीं, जैसे मशीन पर काम करने को नहीं मिल गया, भगवान मिल गए। तो इस तरह से बात सुन सुन के लोग मशीन के लिए और बावले हो जाते थे। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती, लोग ट्रेनिंग स्कूल से निकल के सीधा मशीन पर चिपटने दौड़ पड़ते। लेकिन चिपटे भी तो कहाँ, वहां तो पहले से ही मधुमक्खी के लेखा लोग चिपटे हुए थे। जगह मिले तब न चिपटे। उस छत्ते में हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। एक को छेड़ा तो 50 काटने दौड़ पड़ते। तो अब टरेनी की बात करें तो क्या करें, खेत खरिहान था नहीं, और जिनके पास था वो भी टरेनी के बाद खुरपा कुदार चलाए तो बेइज्जती होगी। तो कुछ टरेनी वालों ने मिलकर एक उपाय निकाला। ठठेरे के टरेनी स्कूल से अलग टरेनी स्कूल खोलना शुरू कर दिया। जिसे देखो वही मशीन से चिपटने को आतुर। ऐसे में कमाई का नया धंधा। तो भैया अब गली मोहल्ला जहां देखो टरेनी स्कूल खुल गए। जिसको ठीक से उठने बैठने का शऊर नहीं वो भी इंजीनियर बना घूमने लगा। फिर क्या, ज्यादा स्कूल खुलने से काम थोड़े ना ज्यादा हो जाएगा। स्कूल खुलते रहे, लोग इंजीनियर बनते रहे, उनके माँ बाप सपने देखते रहे। वो सब तो जो हो रहा था तो हो रहा था, ठठेरे पर क्या असर पड़ना था। अभी तो बस तुम ठठेरे की कहानी सुनो, ज्यादा आचा पाचा के चक्कर में न पड़ो। अच्छा एक तो बताए, एक बात तो बताए ही नहीं। कह रहे थे कि जितनी बार काम बदला उतनी बार उसका नाम बदला। तो जब उसने इतने सारे काम फैला लिए तब भी वो ठठेरा का ठठेरा ही क्यों कहलाता रहा। अरे भाई जब आदमी कोई एक काम करता है तो उसकी पहचान भी एक से होती है। जब वो बहुधंधी है तो उसका नाम उसके किस धंधे से जोड़ोगे। जो ठठेरे के साथ भी यही हुआ। वो ठठेरा से बहुधंधी हो गया मगर नाम पुराना ही चलता रहा। लेकिन तुम नाम की छोड़ो, उसके काम की सुनो। जैसे जैसे ठठेरे का काम बढ़ता गया वैसे उससे उसका नाम चढ़ता गया, उसकी गांठ में दाम बढ़ता गया। तो उसने अपने बेटे को, जो पहले उसके साथ घोड़ी की लगाम थामे गांव गांव घूमा करता था, भेज दिया पढ़ने के लिए विदेश। इधर ठठेरे ने खूब शोहरत कमाई, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती बनाई। तो उसमें पैसा पास में हो तो हर बड़ा आदमी दोस्त बन जाता है। इस तरह से देश का राजा भी उसका दोस्त बन गया। जब भी महल में कोई प्रोग्राम होता, राजा ठठेरे के खास मेहमान राजा ठठेरे को खास मेहमान की तरह बुलाता। ठठेरे के घर में कोई प्रोग्राम होता तो राजा अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के वहां जाता। इस तरह से ठठेरा अब सिर्फ गांव जवार जिला में नहीं, देश भर में जाना जाने लगा। फिर फिर क्या, ठठेरा बड़ा आदमी बन गया था, उसका कारोबार बड़ा हो गया था। उसका बेटा जो विदेश पढ़ने गया था, पढ़ लिख के वो भी बड़ा हो गया था। बेटा पढ़ लिख के लौटा तो ठठेरे ने उसे भी काम में लगा दिया। उसका बेटा विदेश से पढ़ के लौटा था, विदेश से नई नई बातें सीख के आया था। तो उसने बाप के कारोबार को विदेश में फैलाने का सोचा, विदेश में भी फैलाने का सोचा।
तो भैया जब कारोबार विदेश में फैलाना है तो काम भी तो विदेशी ढंग से होना चाहिए। तो उसने पूरा विदेशी स्टाइल लगा दिया, मशीन को भी विदेशी स्टाइल में फिट करवा दिया, काम करने वालों को विदेशी स्टाइल में कपड़े पहना के पूरा हीरो बना दिया। नया माहौल बना, नई स्टाइल से काम शुरू हुआ तो नई रौनक भी आई। एक दिन ठठेरे ने सारे कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में विदेश की खूब सारी बातें बताई कि वहां पर लोग कैसे मेहनत करते हैं, कैसे काम करते हैं, न खाने की चिंता न पीने की फिक्र, काम है तो बस काम करना है, न घर न परिवार, बस काम ही काम। इसीलिए तो वो लोग इतने तरक्की कर रहे हैं। और उसने आगे कहा कि आज से यहाँ पर न कोई मालिक है न कोई नौकर, सारे एक परिवार के सदस्य हैं, सारे साथ काम करते हैं, सारे मिलके काम करेंगे, जैसे अपने घर का काम करते हैं, जैसे अपना काम करते हैं। जितनी कमाई बढ़ेगी उसी हिसाब से आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। यह आमदनी पूरे परिवार की आमदनी होगी। अब तो भैया इतना ताम झाम और ठाट बाट देख के ठठेरे की मशीन पर काम करने के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेकिन पहले ही से इतने लोग उसमें भरे पड़े थे कि उन्हीं के लिए काम ढूंढ के निकालना पड़ता था। लेकिन उनमें से कोई भी मशीन छोड़ने को तैयार नहीं। एक बार तो लोग अपने माई बाप को छोड़ दें, मगर मशीन को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे में नए को कहां से रखें। लेकिन जिस तरह से नए ढंग से काम काज शुरू हुआ और विदेश में कारोबार शुरू होने की बातें चलने लगी, तो उससे लोगों को ये उम्मीद बनी कि नई भर्ती जल्दी ही शुरू हो जाएगी और जितने भी ट्रेनी लेके घर बैठे हैं उन्हें काम पर बुला लिया जाएगा। लेकिन कहां से वो सब होता। वो तो एक नया ही काम शुरू हो गया। लेकिन कहां से वो सब होता। वो तो एक नया ही कांड शुरू हो गया। क्या रोज की तरह उस दिन भी लोग मशीन से चिपके हुए थे, पूरे विदेशी स्टाइल के सूट बूट में खटर पटर चालू थी। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मशीन ने लोगों को उठा के फेंकना शुरू कर दिया। हजारों लोग जाके गिरे 100-100 गज दूर। किसी की नाक टूटी, किसी की टांग, किसी का माथा फूटा तो किसी की कमर टूटी। सबका कोई न कोई अंग भंग जरूर हुआ। फिर फिर क्या मच गया चारों हाहाकार। जिसका अंग भंग हुआ वो बेकार, उसके घर में मुहर्रम का माहौल। लेकिन जिन्हें मशीन से चिपकने का मौका नहीं मिल रहा था, जो बरसों से लाइन लगाए खड़े थे, वे बड़े खुश। मौका बढ़िया था। सारे दौड़े और जाके चिपक गए मशीन से। लेकिन वो जैसे ही चिपके, मशीन ने फिर उठा के फेंकना शुरू कर दिया। फिर हजारों अपंग लोग गए ठठेरे के बेटे के पास। ठठेरे के बेटे ने लोगों को तसल्ली दी। विदेश से इंजीनियर बुला इंजीनियर विदेश से इंजीनियर बुला के मशीन ठीक कराने का वादा किया। तो विदेश से एक इंजीनियर आया। उसने मशीन की तकलीफ जानने की कोशिश की, मशीन से पूछताछ की। मशीन ने बताया कि आदमियों की भीड़ भाड़ में उसका दम घुटता है, माथा गर्म हो जाता है। तो उस विदेशी इंजीनियर ने ठठेरे के बेटे को सलाह दी कि मशीन के आसपास आदमियों की भीड़ न बढ़ने दे। काम तो मशीन को करना है, इसके पास लोगों की क्या जरूरत। मशीन के पास लोग रहेंगे तो काम तो कुछ करेंगे नहीं, खाली बैठे बैठे बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे, खैनी तंबाकू खा के गंदगी फैलाएंगे। इससे मशीन को काम करने में दिक्कत तो आएगी ही। तो आदमियों को मशीन से दूर रखा जाए। फिर फिर पुराने गए सो गए, तुरंत नई भर्ती भी बंद। लोगों से कहा गया कि भैया मशीन में खराबी आ गई है, ज्यादा भीड़ देख के नाराज हो जाती है। अब मशीन अब मशीन अकेले काम करेगी, उसके पास किसी आदमी को जाने की इजाजत नहीं। अब तो भैया मच गया कोहराम चारों ओर। अखबारों में खबरें छपने लगी। नाराज लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे। जिनकी नौकरी गई वो भी नाराज, जिनकी मिलने की आशा गई वो भी नाराज। लगा ठठेरे के घर का घेराव होने, धरना प्रदर्शन होने, अनशन और भूख हड़ताल शुरू। रोज जुलूस निकलते, नारे लगते, कहीं तोड़ फोड़ होता तो कहीं फूंकता। पूरे देश में आंदोलन शुरू। उधर मशीन चलती रही, खटर पटर होती रही। इधर जनता सड़क पर,
ठठेरे के बेटे को जान का खतरा। ठठेरे के बेटे ने राजा से मदद मांगी तो भैया राजा तो उसके बाप का दोस्त, उसने भेज दिए सिपाही और कहा मारो ससुरों को, देश की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। बस शुरू कर दिया सिपाहियों ने तांडव। जो धरना प्रदर्शन करता दिख जाता उसे मार मार के लंबा कर देते। तो भैया जो मशीन से बच गए वो राजा के सिपाहियों से प्रसाद पाने लगे, डंडे और लात जूते खाने लगे। फिर फिर क्या, कितने दिन चलता धरना प्रदर्शन, कुछ दिन बाद अपने आप ठंडा पड़ गया। तो इसका मतलब कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ऐसी ही मशीन बन जाए तो सारा काम कर दे, तो फिर तो आदमी की कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बन क्या जाए, बनिए गई है, लूटो मौज, लाओ लगाओ मस्त हो जाओ। तो फिर आदमी का क्या होगा, यही तो सवाल गड़बड़ है। ये बताने लायक होते तो हम यहाँ बैठे रहते। इस पर तो कोनो इंजीनियर विचार कर सकता है, लेकिन अभी तो सुना है सारे इंजीनियर ठठेरे की मशीन को और तेज बनाने में जुटे हुए हैं। जब वहां से फुर्सत पाएंगे, कभी अकेले में बैठेंगे, विचार करेंगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। अभी तो जाओ और चुप मार के सो जाओ। तो क्या कहानी खत्म? मानो तो खत्म, नहीं तो जारी है। लेकिन वो मशीन की आदमी सबको पटकने वाली बात हमरे सबकी समझ में नहीं आई। अरे भैया, इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? ठठेरे के बेटे ने खुद कराई होगी मशीन में गड़बड़ी। कहाँ है? अब कहाँ है ये तुम खुद सोचो। अभी चुपचाप जाओ, सो जाओ। सोच लेना तो हमको भी बता देना। कितनी सी कहानी थी। लगातार देखते हुए थोड़ा सा आंख में इधर उधर हो रहा था। ये जी जी, अर्पण कुछ कह रहे बहुत थे। बहुत शुक्रिया सुरनाथ सिंह जी। और जिस तरह से मित्रों यह कहानी क्रमशः आगे बढ़ती है और अंततः कुछ सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है, उसे हम महसूस सकते हैं। उस करुणा को भी महसूस सकते हैं, जहां मनुष्य के ऊपर मशीन की प्रभुता है, उसकी वरीयता है। यह कहानी जो शुरुआत में ही सुरनाथ सिंह जी बतला रहे थे कि कैसे अलग अलग गोष्ठियों में, कुछ अलग अलग शहरों में यह कहानी पढ़ी गई और कई जाने माने लेखकों द्वारा इस पर बात भी की गई। इस कहानी पर उनकी टिप्पणियां भी आई। इस पर कुछ कहें, उस उन प्रसंगों को थोड़ा याद करते हुए कुछ कहें। हाँ, ये कहानी पसंद की गई। अब तो क्या है कि जिन स्थितियों को ध्यान में रख के लिखी गई थी कहानी, अब उससे बहुत स्थितियां विकट हो चुकी हैं, बहुत आगे। जिस मशीन की चर्चा की गई थी वो आप ध्यान दें तो वो 90-91 के आसपास का दौर था, जब हमारे भारत में बहुत सारे लोग कंप्यूटर के बारे में भी नहीं जानते थे कि ऐसी कोई मशीन होती है, क्या होता है। और इसीलिए शुरू में वो जिज्ञासा भी आती है कि ऐसी कौन सी मशीन है। और फिर इंजीनियरिंग करने का बड़ा एक चलन चला था, तो उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब तो उससे बहुत आगे निकल गई। अगर इसका दूसरा वर्जन लिखना पड़े तो वो मशीन तो विकराल हो चुकी है। और जो उसमें ठठेरा है, ठठेरे का जो जिस तरह से ग्रोथ होती है, आप बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी जेएनयू की गोष्ठी में। हमारे समय का साहित्य का एक कार्यक्रम था जो 3 दिनों तक चला था। उसमें पंकज बेस, संजीव जी, अम, और कई लोग थे, कई वरिष्ठ लोग थे, और ये कहानी सुनी थी तो बहुत दंग रह गए थे थोड़ा सा। इसमें इतनी सारी चीजें। और मुझे याद है कि पंकज मिश्र ने तो इकोनॉमिक टाइम्स और कई जगहों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए इसको, इस कहानी आंकड़ों से इसको सिद्ध किया था।
फिर भोपाल में गया था, हमारे मित्र हैं आनंद कुमार सिंह, उनके यहाँ मिलने। उन्होंने अचानक ऐसे बैठकी रखी जिसमें भोपाल के जो लोग थे, वरिष्ठ लोग, रमेश चंद्र शाह, क्या कहते हैं, विजय बहादुर सिंह, मिला जी, उर्मिला शीरीष जी और उर्मिला श्रीज की थी, उनकी उसकी उन्हीं की संस्था जो स्पंदन है, उसके बैनर तले फिर कार्यक्रम आया। तो उस दिन भयानक बारिश हो रही थी, पता नहीं, मतलब ऐसी बारिश मैंने देखी नहीं, इतनी भयानक बारिश थी। अब फिर भी उसमें लोग आए, संतोष चौबे थे, और अनेक लोग, 30-35 लोग, और बड़े वरिष्ठ लोग थे। राजेश जोशी भी थे, रमेश चंद्र शाह थे। तो और सबने सुनी, और विचित्र बात ये कि जितने लोग उपस्थित थे सबने इस पर टिप्पणी की, सबने टिप्पणी की। और ये मेरे लिए भी उसकी रिकॉर्डिंग आनंद कुमार सिंह ने की थी, मेरे पास है नहीं। वो अद्भुत इस पर बातचीत हुई थी। फिर खंडवा में भी मैंने पढ़ा था, प्रताप राव कदम ने बुलाया था, तो वहां भी लोगों को ठीक लगी थी। लेकिन अब ये मैंने कहानी इस समय इसलिए सुनाई, तो ध्यान आया क्योंकि किसी सदी की कहानी का एक संकलन बन रहा था, उसके लिए कहानी देनी थी। तो इसी सदी की जो स्थितियां थी, शुरुआती दौर की, उसका उसको रेखांकित करने के लिए कहानी मैंने देने के लिए चुना। तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत हुई, यहाँ सुनाने की, तो मुझे लगा कि यही कहानी सुना दी जाए। अब तो ग्लोबलाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन ने तो रौंद डाला है पूरी दुनिया को, हमारा देश क्या। जो अर्थव्यवस्था, जब से जीडीपी से चीजें नापी जाने लगी हैं और होड़ बढ़ी है, उसमें बेरोजगारी का आलम पूरी दुनिया में है। कोरोना के बाद तो बिल्कुल सारे देशों की सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। तो ये कहानी एकदम से उस शुरुआती दौर का है, जो वैश्वीकरण, जो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ हमारे यहाँ, और लगा कि जो जिसमें कहा गया था, ट्रिकल डाउन की थियरी दी गई थी कि ट्रिकल डाउन का मतलब जितना आप कमाएंगे, तो आपके जरिए जो आपकी कमाई है रिस्क के बहुत सारे लोगों के पास जाती है। तो इसलिए रोजगार बढ़ाने का जोर था कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो खुशहाली बढ़ेगी। इस तरह से खुशहाली देश में, दुनिया में बढ़ाने की बातचीत हुई। सारे देश, मतलब एक तरह से विश्वग्राम बनाने की बात हुई थी। लेकिन वो फेल हो गया पूरी तरह से। अब नए ढंग से चीजें सोची जा रही है कि खुशहाली का पैमाना क्या हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन सब लोग, होड़ भी बढ़ी है, उसके लिए तरह तरह के युद्ध लगातार चलते रहते हैं अपने को ताकतवर दिखाने के लिए आर्थिक रूप से। लेकिन उसमें हुआ क्या, वास्तव में खुशहाली तो नहीं बढ़ी है। हर साल दुनिया में जो आंकड़े आते हैं, हर देश में आप देखें कि स्वास्थ्य पर खर्चा घटा है, शिक्षा पर खर्चा घटा है, और सबसे बड़ी बात कि आपके जो मौलिक अधिकार थे उन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी में हम तो कम से कम, हमारी जो स्थिति है लगभग नीचे है, सबसे नीचे है। भूखमरी बढ़ी है। अब आप ये देखिए कि सरकार ये करों के साथ, कहीं की भी सरकार दावा करे कि हम 80 करोड़, अपने यहाँ के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मैंने आपकी आबादी का आधे से अधिक आबादी लोग जो है, अगर मुफ्त भोजन पर निर्भर कर रहे हैं, कि अगर उनको सरकार न दे अनाज तो भूखों मर जाएंगे, उनके पास खाने का नहीं। तो फिर ये खुशहाली, ये अर्थव्यवस्था, ये जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रही, ये कहाँ कहाँ काम आ रही है, कहाँ खुशहाली आ रही है। लोगों को इलाज अगर समय पर नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोग अब छोटी छोटी, अब तो ये भी भय पैदा हो गया कोरोना ने, कि ये भय पैदा कर दिया कि अगर ये विकराल को ले ले कोई इसी तरह की महामारी, तो कोई ताकत नहीं है पूरी दुनिया में कि जो कि अपने लोगों को बचा सके, जितनी स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम होने के बाद। तो इस अर्थ में मैंने इन सब सारी चीजों को देखते हुए ये कहानी का पाठ किया। कहानी बहुत सारे लोगों को लगी थी, और मेरे सामने भी असल में इसको लिखने की समस्या थी, क्योंकि
दरअसल इस कहानी में समस्याओं को उठाना था। समस्याएं बहुत सारी थी और उसके तो पात्रों को इसके जरिए कैसे उठाया जाए। तो पात्र दरअसल इसमें मशीन को बनाया गया। मशीन उसमें खेल करती है, जो लोगों को उठा के फेंकती है। कि फेंकती है का मतलब कि जो फेंकने का मतलब वो जो लोगों को निकालने से मतलब है। नौकरियां नौकरियां आपकी खत्म हो रही है। आप देखिए सीधे सीधे वो सब काम बाद के दिनों में तो होने ही लगा। रोबोट रोबोट काम करने लगे। तमाम कार बनाने वाली कंपनियां, तमाम कारखानों में अब रोबोट पर जोर है। और जिसको क्या कहते हैं, जो कृत्रिम मेधा की बात चल रही है अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने भी कहा कि अब हमें कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करना होगा कि ताकि फैसले तेजी से हो सके। मतलब आदमी की जगह मशीन लगातार लेती चली जा रही है जगह जगह। अब जजों की भर्ती नहीं होगी, अदालतें नहीं गठित हो पा रही हैं। जबकि अगर नई अदालतें बने, नई पोस्ट क्रिएट हो, तो आसानी से ये सारे मुकदमे जो लंबित है उन पर फैसले आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा है। जहाँ जगह खाली है वो तक नहीं भरी जा रही है, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। अब माना गया था कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलेगी, वो वहां तो सब जगह मशीनों का जो इस्तेमाल बढ़ा है। अब जो कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल की बातचीत चली वो तो और भयानक है। हम आप क्या करेंगे? आप पूरा मीडिया आप देख लीजिए कि वो इतना यांत्रिक हो गया कि बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इधर से उधर से चीजें उठाते हैं, अंग्रेजी का हिंदी, हिंदी का अंग्रेजी, बांग्ला, जो भी करना है। आप जो अनुवाद करने में एक मेहनत करते थे, जो अपनी रचनात्मकता लगाते थे, वो सब खत्म हो रही है। इतनी कृत्रिमता आ गई। वही कृत्रिमता शिक्षा में आ गई है। तमाम स्कूलों में पहले बच्चे को इसी ढंग से तैयार किया जाता है कि आप मशीनों इसको चलाने के ढंग से उनकी मेधा डेवलप की जा रही है। तो मशीनों को बहुत सारे आप देखिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव होते रहते हैं कि अगर आपने पुराना, जैसे मैंने ये कहानी लिखी 20 साल पहले, आपने 20 साल पहले इंजीनियरिंग की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ट्रेनिंग ली हुई है, तो आज आप किसी काम के नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में इतनी सारी तरक्की हो गई, इतने सारे सॉफ्टवेयर बदल गए हैं, आपका फोन वही नहीं रह गया। हर साल अपग्रेड होती रहती है चीजें। तो मशीन लगातार आदमी को रिप्लेस कर रही है। मतलब क्या कहें, रिजेक्ट कर रही, फेंक रही है उठा। हाँ, आपको मशीन के हिसाब से अगर आप नहीं ढलते हैं तो आप किसी काम के नहीं है। इसलिए मैंने इस कहानी को इस आज के दिन सुनाना उचित समझा। मुझे लगता है कि अब समय भी बहुत हो गया है। 48-50 मिनट हम लोग बातचीत कर चुके हैं। दूसरा आपका कार्यक्रम शुरू होने वाला होगा, तो मेरी तरफ से जी पर्याप्त बात। जी, शुक्रिया सूर्यनाथ सिंह जी और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। इस बीच इस कहानी को सुनते रहे शिव मूर्ति जी, बंकिम जी, कंचन, धनंजय सिंह, किरण बाला प्रसाद जी, रश्मि पाठक, हिमांशु राज राजा, कालू राम परिहार जी, रंजना कुमारी जी और तमाम मित्रगण। मित्रों, यह कहानी आज भी कितनी प्रासंगिक है इसे हम समझ सकते हैं। और उसके आगे जब यह कहानी लिखी गई थी और आज का जो समय है, इस बीच कितनी सारी चीजें और बदली हैं, स्थितियां और भयानक हुई हैं, इसे भी सुरनाथ सिंह जी ने स्पष्ट किया। किस तरह से पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल डिवाइड के शिकार हो जाते हैं। वे अप्रासंगिक होने लगते हैं या लगातार उन्हें अपडेट करते रहने की जरूरत महसूस होती है। जितनी पढ़ाई है और उनमें खास तौर से जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मशीन मात्र के साथ संयोजन और समायोजन करना ही उद्देश्य रह गया हो। ऐसे में स्वयं मनुष्य भी कहीं ना कहीं मशीन का रूप लेते जा रहे हैं। यांत्रिकता हावी हो रही है या चीजों को अपेक्षित संवेदना के साथ न देखे जाने की बातें आती हैं। वह सब भी इस कहानी के इर्द गिर्द ध्वनित हैं।
इस अवसर पर कुछ एक चित्र हम यहां देख लें जो हमने इस कहानी को लेकर और इसकी यह कहानी जिस संग्रह में आई उसको लेकर, जिस पत्रिका में आई उसको लेकर रखे हैं, और इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। यह वह पत्रिका है मित्रों, अस्कनी, जिसमें यह कहानी पहली बार प्रकाशित हुई। बाद में कुछ और पत्रिकाओं ने भी इसका प्रकाशन किया, और यह वह संग्रह है सुरनाथ सिंह जी का कुछ रंग बेनूर, इनका पहला कहानी संग्रह, जिसमें यह कहानी संकलित है। और एक पोस्टर और देख लेते हैं। यह आप जो देख रहे हैं इस कहानी का ही एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जिस मशीन की जो अपरिहार्यता हो गई है और उसका हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे किस तरह से कहानी में दर्ज किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इस महत्वपूर्ण अंश को एक बार पढ़ देते हैं सुरनाथ सिंह जी, और इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जी मित्रों, कहानी का यह अंश आप सभी के लिए पुनः एक बार। ठठेरे के बेटे ने लोगों को तसल्ली दी, विदेश से इंजीनियर बुला के मशीन ठीक कराने का वादा किया। ये उसी लोक भाषा में है जिसकी चर्चा और जिसकी बात शुरू में ही कहानीकार ने की। सो विदेश से एक इंजीनियर आया। उसने मशीन की तकलीफ जानने की कोशिश की, मशीन से पूछताछ की। मशीन ने बताया कि आदमियों की भीड़ भाड़ में उसका दम घुटता है, माथा गर्म हो जाता है। तो उस विदेशी इंजीनियर ने ठठेरे के बेटे को सलाह दी कि मशीन के आसपास आदमियों की भीड़ न बढ़ने दे, काम तो मशीन को करना है, इसके पास लोगों की क्या जरूरत। मशीन के पास लोग रहेंगे तो काम तो कुछ करेंगे नहीं, खाली बैठे बैठे बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे, खैनी तमाकू खा के गंदगी फैलाएंगे। इससे मशीन को काम करने में दिक्कत तो आएगी ही। सो आदमियों को मशीन से दूर रखा जाए। जिस तरह से शुरुआत में ही यह बात कहानीकार कह देता है कि लोक स्वर में यह कहानी लिखी गई है, और उससे भी यह कहानी कुछ और अधिक प्रभावी और व्यंजक हो सकी है, क्योंकि यह हमारा जो अपना पारंपरिक लोक आख्यान है वह तो है, उसमें इस तरह की एक बड़ी आर्थिकी को, एक बड़ी जटिल समस्या को, जो मास प्रोडक्शन और ऑटोमेशन के इस युग में मनुष्यों के लगातार विस्थापित होने की समस्या है, को यह कहानी उठाती है। तो ये दो जो छोर हैं, भाषा का वह एक लोक स्वर और कहानी में जो उठाई गई समस्या है उसका एक समकालीन जटिल पक्ष, इन सब के बीच कहानी को इस तरह से साध लेना और हम तक, पाठकों तक पहुंचा देना कहानीकार की सफलता है। मैं यही कहूंगा। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार जो इस कार्यक्रम से जुड़े। सुरनाथ सिंह जी का शुक्रिया, अभिनंदन, उन्होंने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।